एक शाम थी जब मुंबई शहर अपनी रोज की रफ्तार में मदहोश था। सड़कों पर लोग अपने काम से लौट रहे थे, दुकानों की रोशनी चमक रही थी और शहर की धुन में हर कोई डूबा हुआ था। लेकिन किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि कुछ ही घंटों में यह हंसी का मंजर एक खौफनाक दास्तान बन जाएगा। 26 नवंबर 2008 की वो रात जब मुंबई के दिल पर ऐसा वार हुआ कि ना शहर भूल पाया ना देश। 8 नौजवान जो दिखते तो आम थे लेकिन उनके दिल में जहर भरा था, वो समुद्र के रास्ते से मुंबई के किनारे पर उतरे। ये कहानी है उन आतंकियों की जिन्होंने मुंबई को खून से रंगा और उन वीरों की है जिन्होंने अपनी जान देकर शहर को बचाया। एक ऐसी दास्तान जो आपको झंझोड़ेगी और सोचने पर मजबूर करेगी कि एक छोटी सी चूक कैसे पूरे देश को हिला सकती है। बधवार के किनारे जब ये लड़के उतरे तो वहां के लोगों को कुछ अजीब सा लगा। एक आदमी, भारत मोरे, ने उन्हें रोका और पूछा कि तुम कौन हो और कहां जा रहे हो। उनके जवाब में पहले झिझक थी, फिर उनमें से एक लड़का गुस्से में चिल्लाया, अपने काम से काम रखो। रात का समय था। 8 लड़के 2 बड़े बैग लेकर चुपचाप चलते जा रहे थे। भारत ने मुंबई पुलिस को इसकी जानकारी दी, लेकिन पुलिस ने इस बात को सीरियस नहीं लिया और बात यही मुंबई के लिए भारी पड़ गई। अगर पुलिस समय पे सतर्क होती तो शायद वो खूनी खेल ना होता जिसमें 166 लोगों की जान चली गई। ये लड़के असल में 10 थे, न कि 8। 2 लड़के बोट से ओबराय होटल पहुंच चुके थे, बाकी 8 2-2 के ग्रुप में बंटकर अपने निशाने की तरफ बढ़ रहे थे। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, ताजमहल पैलेस होटल, लियोपोल्ड कैफे और नारिमन हाउस, ये जगहें एक दूसरे से थोड़ी ही दूरी पर थीं और इन्हें एक साथ निशाना बनाने का प्लान था। मुंबई सिटी उस समय अपनी धुन में थी, लेकिन अचानक से गोलियों की आवाज ने पूरे शहर को थर्रा दिया। अंडरवर्ल्ड के झगड़ों में गोलियां तो कई बार चलती थीं, पर इस बार बात बड़ी थी। एक तूफान आया जिसके सामने वक्त भी रुक सा गया। पहला हमला मुंबई का सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर हुआ। उस दिन पटना जाने वाली ट्रेन देरी से थी और ये देरी कई लोगों के लिए मौत बनने वाली थी। 2 आतंकी, इस्माइल खान और अजमल कसाब, स्टेशन पर पहुंचे और उसके बाद जो मंजर था वो काफी भयावह था। कसाब हंसता हुआ AK-47 से गोलियां बरसा रहा था। इस्माइल हाथ गोला फेंक रहा था। लोगों को समझ नहीं आया आखिर ऐसा हो क्यों रहा है। चीखें, चिल्लाहट, गोलियों की आवाज गूंज रही थी। लोग को जहां जगह मिली वहां छुप गए। उनका मकसद था जितना खून उतना बेहतर। रेलवे पुलिस ने उन्हें रोकने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके पास सिर्फ ड्यूटी रिवॉल्वर थी, जबकि आतंकियों के पास AK-47 जैसे हथियार थे। पुलिस के जवान शहीद हो गए, पर एक रेलवे कर्मचारी विष्णु दत्ताराम ने अपनी जान की परवाह ना करते हुए अनाउंसमेंट किया और लोगों को स्टेशन छोड़ने को कहा। उनके साहस से कई लोग बचे, लेकिन उनका आतंक इतना बड़ा था कि 1 घंटे में 58 लोग मारे गए और 104 लोग घायल हो गए। छत्रपति शिवाजी टर्मिनल पर गोलियां चल रही थीं। तभी पुलिस को खबर मिली, लेकिन वो कुछ कर पाती उससे पहले लियोपोल्ड कैफे पर भी हमला हो गया। 2 आतंकी, शोएब और नाजिर, वहां पहुंचे और वही मंजर दोहराया। कैफे में लोग अपनी शाम में रंग भर रहे थे। किसी को अंदाजा नहीं था कि ये उनकी आखिरी रात हो सकती है। गोलियां चली, कैफे खून से भर गया। लियोपोल्ड विदेशियों के लिए भी मशहूर था, इसलिए ये निशाना बना। कई विदेशी और हमारे देश के कई लोग मारे गए। 2 हमलों के बाद भी आतंक नहीं रुका। अगला निशाना ताजमहल पैलेस होटल बना। हमले की प्लानिंग इतनी गहरी थी कि जब आतंकी वहां पहुंचे तो होटल के ज्यादातर कमरे बुक्ड थे। यूरोपियन पार्लियामेंट के प्रतिनिधि और गौतम अडानी भी वहां थे। अडानी मीटिंग खत्म करके जाने वाले थे, पर वे एक और मीटिंग के लिए रुक गए। 2 आतंकी, हाफिज और जावेद, होटल के गेट से अंदर घुसे और फिर गोलियां चली। बम के धमाके हुए और ताज जंग का मैदान बन गया। अडानी को किचन के रास्ते बेसमेंट में ले जाया गया, जहां वो पूरी रात भर रहे और फिर सुबह मार्कोस कमांडोज ने उन्हें निकाल लिया। अब अडानी तो बच गए थे, पर हजारों लोगों की जान खतरे में थी। आतंकियों ने पहले गार्ड को मारा, फिर ग्राउंड फ्लोर पर कुछ लोगों को मार दिया, उसके बाद कुछ को बंधक बना लिया। वो सीढ़ियों के रास्ते ऊपर बढ़े। आतंकियों का प्लान था बड़े और रिच लोगों को बंधक बनाना, ताकि सरकार से सौदेबाजी की जा सके। वो 5वीं मंजिल पर बिजनेस सेंटर गए, पर जब कोई बड़ा शख्स उन्हें नहीं मिला तो 6ठी मंजिल पर
रूम 520 को उन्होंने कंट्रोल सेंटर बनाया। इस कमरे में एक पुराने बैंक चेयरमैन KR राममूर्ति छुपे हुए थे। वो बाथरूम में थे, लेकिन आतंकियों ने दरवाजा तोड़कर उन्हें बंधक बना लिया। ताज पर हमले के साथ वाइल पार्ल और वादी बंदार में टैक्सी में भी बॉम्ब धमाके हुए। आसपास की इमारतों में आग लग गई और कई लोग मारे गए। ताज में जब 2 आतंकी कंट्रोल रूम बना रहे थे, तो तभी उनके 2 साथी नाजिर और शोएब वहां पहुंचे और उन्होंने अंधाधुंध गोलियां चलाते हुए कई लोगों को मारा और 4 लोगों को बंधक बनाकर उन्हें रूम नंबर 520 में ले गए। अब कमरे में 4 आतंकी और 5 बंधक थे। एक आतंकी फोन पर बात कर रहा था, दूसरा बंधकों की आइडेंटिटी चेक कर रहा था। कोई बड़ा नाम ना मिलने पर उन्होंने कमरे में आग लगा दी और दरवाजा बंद करके वहां से निकल गए। बंधकों ने एक दूसरे को आजाद किया और चादरों के सहारे नीचे उतरकर जान बचा ली। ताज में अब तक 31 लोग मर चुके थे। इसी दौरान नरीमन हाउस पर नाजिर और बाबर इमरान ने कब्जा कर लिया। ये यहूदी केंद्र था जहां रब्बी गैब्रियल होल्ट्सबर्ग, उनकी पत्नी रिवका और बेटा मोशे रहते थे। आतंकियों का मकसद इन्हें बंधक बनाकर इजराइल से सौदेबाजी करना था, ताकि भारत इजराइल रिश्ते तोड़े जा सकें। उन्होंने गैब्रियल और रिवका पर इजराइल के दूतावास से बात करने का दबाव बनाया, पर जब बात नहीं बनी तो नारिमन हाउस को खून से रंग दिया, जिसमें गैब्रियल, उनकी गर्भवती पत्नी और 7 और लोग मारे गए। आतंकियों का 5वां ग्रुप अब्दुल रहमान और फहदुल्लाह ओबेरॉय होटल पर पहुंच चुका था। पहुंचते ही उन्होंने लॉबी में गोलियां चलाई। कई लोग भाग निकले, पर आतंकियों ने स्टाफ के 2 लोग, जॉर्डन और प्रदीप, को बंधक बना लिया। जॉर्डन से उन्होंने पर्दों में आग लगाने को कहा, पर उसके हाथ कांपने लगे, जिससे गुस्से में आतंकी ने जॉर्डन को मार दिया। जिसके बाद प्रदीप ने आग लगाई, फिर चालाकी से कहा कि VIP ऊपर होंगे, लिफ्ट से जाना होगा। लिफ्ट खुलते ही प्रदीप ने चकमा दिया और नीचे चला गया। आतंकी गुस्से में चारों तरफ गोलियां बरसाने लगे। इस हमले में 30 से ज्यादा लोग मारे गए। एक साथ इतने हमले सुनकर महाराष्ट्र पुलिस बेबस हो गई। पहले उन्हें यह गैंग वॉर लगा, पर जल्दी समझ आ गया कि यह कोई बड़ा आतंकी हमला था। ATS चीफ हेमंत करकरे ने अपनी टीम के साथ आतंकियों का पीछा किया। वो CST पहुंचे, पर वहां सब खत्म हो चुका था। तभी खबर मिली कि 2 आतंकी कामा हॉस्पिटल के पास हैं। करकरे ने गाड़ी वहां मोड़ दी। उनके साथ अशोक कामटे, विजय सालस्कर, अरुण जाधव और 3 सिपाही थे। गाड़ी हॉस्पिटल के पास पहुंची, तभी कसाब और इस्माइल ने गोलियां बरसा दी। पुलिस ने भी जवाब दिया। कसाब के हाथ में गोली लगी, पर आतंकियों का हमला काफी तेज था, इतना तेज कि गाड़ी चलती हुई निकल गई। गोलियां रुकने पर आतंकियों ने चेक किया कि कोई जिंदा है या नहीं, लेकिन करकरे, कामटे, सालस्कर शहीद हो गए। आतंकियों ने उन सब की लाशें उतारी और गाड़ी लेकर वे मालाबार हिल निकल पड़े। लेकिन गाड़ी के टायर पंक्चर हो गए तो वो गाड़ी के टायर बदलने लगे। तभी अरुण जाधव, जो जिंदा थे, ने कंट्रोल रूम को फोन किया और आतंकियों के जाने की दिशा बताई, जिसके बाद पुलिस चौकस हो गई। आतंकी घेरे में आ चुके थे, लेकिन उन्हें जब भागने का रास्ता नहीं दिखा तो उन्होंने बैरिकेड तोड़ने की कोशिश की, पर पुलिस के सामने न टिक पाए। गोलियां रुकने पर पुलिस को लगा दोनों मारे गए, पर कोई आगे नहीं गया। तब तुकाराम ओम्बले आगे आए। एक आतंकी उठा और ओम्बले ने उसकी बंदूक पकड़ ली, लेकिन तभी आतंकी ने 23 गोलियां ओम्बले पर चला दी, जिससे कि तुकाराम ओम्बले वहीं चल बसे। पर उनकी वजह से कसाब जिंदा पकड़ा गया। अब 8 आतंकी बचे थे, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि आखिर ये हमले क्यों हुए। दरअसल 1992 में बाबरी मस्जिद ध्वस्त होने के बाद भारत में दंगों की आग काफी भड़की थी। कई आतंकी ग्रुप मौका तलाश रहे थे। 1993 में मुंबई में 12 बॉम्ब धमाके हुए, जिनमें 257 लोग मारे गए। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि RDX समुद्री रास्ते से आया था, जिसके बाद समुद्री सुरक्षा बढ़ी, पर 2006 में नेवी ने पेट्रोलिंग रोक दी, जिससे आतंकियों को मौका मिल गया। पाकिस्तान में लश्कर-ए-तैयबा का हाफिज सईद बड़ा हमला प्लान कर रहा था। उसने दाऊद गिलानी, जो अमेरिका में ड्रग्स का काम करता था, उसको चुना। दाऊद के विदेशी लुक की वजह से हाफिज ने उसका इस्तेमाल किया। दाऊद को ट्रेनिंग दी गई। उसने अपनी पहचान डेविड हेडली के नाम से बना ली। उसने मुंबई आकर हर जगह की रेकी की। अपने दोस्त तहव्वुर राणा की वीजा कंसल्टेंसी के जरिए उसने मुंबई में ब्रांच खोली, ताकि आना जाना आसान हो सके।
हाफिज ने इस जानकारी से हमले की प्लानिंग की, जिसके बाद हाफिज ने जाकी और रहमान लखवी को 10 लड़कों को चुनने का जिम्मा दिया। उसने 32 लड़के चुने जो घर से भाग गए थे ताकि उनका दिमाग आसानी से बदला जा सके। मजहब के नाम पर उन्हें उकसाया गया। ट्रेनिंग 3 हिस्सों में हुई, दौरा-ए अम्मा, दौरा-ए साफा और दौरा-ए खासा। ट्रेनिंग बहुत कठिन थी। कई लड़के बीच में ही भाग गए, सिर्फ 15 बचे। इनमें से 10 को चुना गया। उन्हें बंदूक, फोन, नक्शा और पैसे दिए गए। सितंबर 2008 में हमला करना था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट के बाद उसे रोक दिया गया, जिसके बाद अक्टूबर में फिर से ट्रेनिंग शुरू हुई, जिसमें तैरना और बोट चलाना सिखाया गया। उन्हें मराठी बोली सिखाई गई, मुंबई के जैसे कपड़े पहनाए गए और उनके हाथ में कलावा बंधवाया गया। 22 नवंबर को उन्हें एक जहाज में बिठा दिया गया। फिर उन्हें अल हुसैनी बोट में शिफ्ट किया गया, जिसमें हथियार रखे थे। रास्ते में एक भारतीय शिप कुबेर उन्हें मिला। आतंकियों ने उसके 3 क्रू मेंबर्स को मार दिया और कैप्टन अमर सिंह को मुंबई ले जाने को कहा। बाद में उसे भी मार दिया गया। 26 नवंबर की शाम ये लोग मुंबई पहुंचे थे। मुंबई हमले के बाद भारत सरकार ने जंग लड़ी। अमेरिका ने अल हुसैनी के कोऑर्डिनेट्स दिए थे, पर कोई एक्शन नहीं हुआ। इस गलती की कीमत मुंबई को चुकानी पड़ी। कसाब जिंदा पकड़ा गया और ताज, नरीमन, ओबरोई जैसे जगहों पर धमाके और गोलीबारी जारी थी। महाराष्ट्र सरकार ने तुरंत एक्शन लिया और सेंट्रल गवर्नमेंट से मदद मांगी। एनएसजी को भेजने में देरी इसीलिए हुई क्योंकि उनके लिए एयरक्राफ्ट समय पर नहीं मिला। तब तक मार्कोस यानी नेवी के कमांडोज भेजे गए। मार्कोस 27 नवंबर की रात को मुंबई पहुंचे और ताज और ओबेरॉय की जिम्मेदारी ली। उनका पहला काम था बंधक बनाए गए लोगों को बाहर निकालना। ताज होटल का नक्शा उन्हें दिया गया था, लेकिन ज्यादा मदद नहीं मिली क्योंकि आतंकियों की एग्जैक्ट लोकेशन का पता नहीं था। टीवी पर मीडिया मार्कोस की हर हरकत लाइव दिखा रहा था, जिसका फायदा आतंकियों के हैंडलर उठा रहे थे। वो उन्हें हर मूवमेंट की जानकारी दे रहे थे। फिर मार्कोस ने जवाबी कार्रवाई की और ताज से 150 लोगों को और ओबेरॉय से 200 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला। सुबह एनएसजी के 200 कमांडोज भी मुंबई पहुंचे और जिसके बाद ऑपरेशन ब्लैक टॉर्नेडो की शुरुआत हुई। ओबेरॉय होटल में के ओलोनल, बीएस राठी की लीडरशिप में टीम अंदर गई। जब वो 19वीं मंजिल तक पहुंचे तो आतंकियों ने उन पर गोली चला दी। ताज होटल में कर्नल सुनील शरण के नेतृत्व में मेजर संदीप उन्नीकृष्णन ने स्टेयरकेस के रास्ते से हमला किया। आतंकियों ने तेज गोली चलाई, जिसमें कमांडो सुनील कुमार घायल हो गए। संदीप ने उन्हें बचाने के लिए कवर दिया और अकेला आगे बढ़ गया। उसने 4 आतंकियों से इतना जोर से मुकाबला किया कि वो डर के कोने में छुप गए, लेकिन इस दौरान मेजर संदीप उन्नीकृष्णन शहीद हो गए। नरीमन हाउस में एनएसजी ने छत के रास्ते एंट्री ली। मीडिया सब कुछ लाइव दिखा रहा था, जिसका फायदा उठाकर आतंकियों ने गोलियां चलाई। इस ऑपरेशन में आगे कमांडो गजेंद्र बिष्ट भी शहीद हो गए। ओबेरॉय होटल में एनएसजी ने मिलकर अटैक किया। बाहर से स्नाइपर्स और अंदर की टीम ने साथ मिलकर दोनों आतंकियों को मार गिराया। 28 नवंबर की दोपहर तक ओबेरॉय होटल को सुरक्षित कर लिया गया। नरीमन हाउस में मेजर संदीप सेन ने ग्रेनेड फेंका, जिसमें एक आतंकी मारा गया। दूसरा भी ग्रेनेड के धमाके से ढेर हो गया। ताज होटल में मेजर खंडेलवाल ने वसाबी रेस्टोरेंट के पास ग्रेनेड फेंका। आतंकी भाग गए और कमांडोज ने उन चारों को मार दिया। 29 नवंबर की सुबह तक ताज होटल भी पूरी तरह से सुरक्षित हो गया। 9 आतंकी मार दिए गए और कसाब जिंदा पकड़ा गया। 26 से 29 नवंबर तक ये सब चलता रहा। 166 लोगों की जान गई और 300 लोग घायल हुए। ये एक बड़ा इंटेलिजेंस फेलियर था। दुनिया भर में इस घटना का असर हुआ। महाराष्ट्र में कई नेताओं ने इस्तीफा दिया। विलासराव देशमुख, आर पाटिल और शिवराज पाटिल ने अपना पद छोड़ दिया। शेयर मार्केट गिर गई, फिल्में रोक दी गई और इंग्लैंड की क्रिकेट टीम भी वापस चली गई। लोग गुस्से में थे और बदला चाहते थे। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने कई मीटिंग की, लेकिन कोई बड़ा एक्शन नहीं लिया। पाकिस्तान ने जिम्मेदारी से इनकार किया, लेकिन कसाब के बयान से साफ हो गया कि इसमें लश्कर-ए-तैयबा का हाथ था। पाकिस्तान ने कुछ लोगों को गिरफ्तार किया और अमेरिका ने डेविड हेडली और तहव्वुर राणा को जेल भेज दिया। भारत ने तुरंत बदला नहीं लिया, लेकिन एनआईए बनाई गई। एनएसजी के सेंटर बढ़ाए गए। कसाब पर केस चला और पुलिस वाले अरुण जाधव की गवाही से साल 2010 में उसे फांसी की सजा सुनाई गई। 2012 को कसाब को फांसी दे दी गई।
तो दोस्तों, ये 26/11 हमले की कहानी है जो हमें साहस और बलिदान का पाठ पढ़ाती है। अगर समय पर कदम न उठाए जाए तो परिणाम भयावह हो सकते हैं, लेकिन यह भी याद दिलाता है कि चाहे अंधेरा कितना भी हो, भारत के वीर उसे रोशनी में बदल सकते हैं। तो आप क्या सोचते हैं दोस्तों? क्या मुंबई हमले के बाद भारत को पाकिस्तान पर जवाबी हमला नहीं करना चाहिए था? अपना जवाब हमें कमेंट में हाँ या नहीं में दीजिए। धन्यवाद।